साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां। प्रत्येक इतिहासकार ने जब कभी भी हिंदी साहित्य को संदर्भों और घटनाओं के साथ जोड़ते हुए इतिहास लेखन की शुरुआत की, तब उसने लेखन की किसी न किसी पद्धति का अनुसरण करते हुए अपनी बात कही। साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपनी अपनी मनोदशा एवं व्यक्तिगत ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपने अपने ढंग से निष्कर्ष प्रदान किए। किसी ने वर्ण क्रम तो किसी ने कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण करते हुए इतिहास का लेखन कार्य किया, तो किसी इतिहासकार ने वैज्ञानिक या सामाजिक पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने लेखन की शुरुआत की। कुछ इतिहासकारों ने यथार्थवादी तथा साहित्य इतिहास लेखन की सर्वोत्कृष्ट पद्धति, जिसे हम विधेयवादी पद्धति कहते हैं, का अनुसरण करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ कहने के लिए कालक्रम में व्यवस्थित तथ्य श्रृंखला के साथ तदयुगीन प्रवृत्तियों के साथ लिखना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से इतिहास लेखन की सभी पद्धतियों में विधेयवादी पद्धति ही सबसे समुचित समझी जाती है। अब है साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां। सबसे पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। इसे वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। यह पद्धति इतिहास लेखन की सबसे दोषपूर्ण, अविकसित और एकांगी पद्धति है। इस पद्धति में कृतिकारों का परिचय उनके नामाक्षर के वर्णानुक्रम अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। यथा कबीर, केशव, कडप्पा, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह का वर्णन एक साथ करना होगा, क्योंकि सभी के नाम क वर्ण से प्रारंभ होते हैं, परंतु इन कवियों का कालखंड तो परस्पर भिन्न भिन्न है। अतः इस पद्धति में व्यवस्थित कालखंड के अनुसार कवियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी कारण यह पद्धति स्वतः ही उपेक्षित हो गई तथा इतिहासकारों ने इस पद्धति के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में नहीं माना। हाँ, इस तरह के ग्रंथों को साहित्यकार कोश की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। विशेष इस पद्धति को फ्रेंच इतिहासकार गारसा दा तासी एवं भारतीय इतिहासकार शिव सिंह सेंगर ने अपनाया। पॉइंट टू बी नोटेड। वर्णानुक्रमी पद्धति को फ्रेंच इतिहासकार गारसा दा तासी और भारतीय इतिहासकार शिव सिंह सेंगर ने अपनाया। वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णमाला पद्धति के अनुसार जो है साहित्यकारों का वर्णन होता है। आगे है कालानुक्रम पद्धति। इसमें कवियों एवं लेखकों का वर्णन जो है उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है, परंतु इस पद्धति को आधार बनाकर लिखे गए ग्रंथों में युगीन प्रवृत्तियों का अभाव होने के कारण ऐसे ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि काल विभाजन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन करना इतिहास ग्रंथ की जो है प्रथम शर्त है। पॉइंट टू बी नोटेड। काल विभाजन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन करना इतिहास ग्रंथ की प्रथम शर्त है। काल विभाजन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन करना इतिहास ग्रंथ की प्रथम शर्त है। विशेष कालानुक्रम पद्धति को पाश्चात्य वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन एवं भारतीय साहित्यकार मिश्र बंधुओं ने अपनाया, जबकि अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन तथा उर्दू में मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनाया। कालानुक्रम पद्धति को पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन एवं भारतीय साहित्यकार मिश्र बंधुओं ने अपनाया, जबकि अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन तथा उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने अपनाया। फिर से कालानुक्रम पद्धति, इसमें कवियों एवं लेखकों का वर्णन उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है, परंतु इस पद्धति को आधार बनाकर लिखे गए ग्रंथों में युगीन प्रवृत्तियों का अभाव होने के कारण ऐसे ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि काल विभाजन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन करना इतिहास ग्रंथ की प्रथम शर्त है। विशेष इस पद्धति को पाश्चात्य भाषा विज्ञानी
जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन एवं भारतीय साहित्यकार मिश्र बंधुओं ने अपनाया, जबकि अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन तथा उर्दू में मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनाया। पॉइंट टू बी नोटेड, कालानुक्रम जो पद्धति है उसको पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन और भारतीय साहित्यकार मिश्र बंधुओं ने अपनाया। इसके अलावा अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन और उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने भी कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कालानुक्रम पद्धति हो गई, इसको अपनाया पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ने। इसके बाद भारतीय साहित्यकार मिश्र बंधुओं ने, उसके बाद अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन ने और उर्दू में मोहम्मद हुसैन ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया। वैज्ञानिक पद्धति इतिहास लेखन में अपेक्षाकृत अधिक सहायता कर सकती है। वर्णानुक्रम पद्धति को अविकसित होने के साथ साथ दोषपूर्ण भी माना गया है, परंतु वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का तार्किक प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है। वस्तुतः यह पद्धति शोध कार्यों के लिए तो उपयुक्त मानी जाती है। वैज्ञानिक पद्धति में क्रमबद्धता और तर्कपुष्टता तो होती ही है। कितने ही ऐसे तथ्य हैं जो साहित्य इतिहास लेखन में अपेक्षित होते हैं, छूट जाते हैं। यह वह पद्धति है जिसके अंतर्गत इतिहास लेखन पूरी तरह से निरपेक्ष बने रहने का प्रयत्न करता है। यह तथ्यों का संग्रह करता है, उन्हें क्रमिक और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इस पद्धति में यह एक दोष है, वह यह है कि साहित्य इतिहास लेखन मात्र तथ्य संकलन नहीं है। यहाँ तथ्यों के साथ साथ व्याख्या और विश्लेषण का समन्वित रूप भी आवश्यक है। अतः यह पद्धति भी इस बिंदु के आकार में अपने स्वरूप में के विषय में स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लगा देती है। इस संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार मानव इतिहास की प्रवाहमान धारा में धारा और किनारा सब कुछ मनुष्य ही है, तटस्थ कोई नहीं है। जो विरोधी धाराओं के संघर्ष से घबराकर निष्पक्षता में विश्राम करना चाहता है, वह प्रवाह पतित अनजाने ही इतिहास विरोधी धारा में जा पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यद्यपि इन विद्वानों ने तथ्य संग्रह नए इतिहास के लिए तो उपयोगी हो सकते हैं, फिर भी आज ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण से काम नहीं चला जा सकता। एक बार फिर से डॉक्टर नामवर सिंह की ये पंक्तियां कि मानव इतिहास की प्रवाहमान धारा में धारा और किनारा सब कुछ मनुष्य ही है, तटस्थ कोई नहीं है। जो विरोधी धाराओं के संघर्ष से घबराकर निष्पक्षता में विश्राम करना चाहता है, वह प्रवाह पतित अनजाने ही इतिहास विरोधी धारा में जा पड़ता है। यद्यपि इन विद्वानों ने तथ्य संग्रह नए इतिहास के लिए उपयोगी हो सकते हैं, फिर भी आज ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण से काम नहीं चल सकता। मानव इतिहास की प्रवाहमान धारा में धारा और किनारा सब कुछ मनुष्य है, कोई तटस्थ नहीं है। जो विरोधी धाराओं के संघर्ष से घबराकर निष्पक्षता में विश्राम करना चाहता है, वह प्रवाह पतित अनजाने ही इतिहास विरोधी धारा में जा पड़ता है। फिर है आगे सामाजिक पद्धति। इस पद्धति को समाज शास्त्रीय पद्धति भी कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का पक्ष लिया। पॉइंट टू बी नोटेड, सामाजिक पद्धति का पक्ष लेने वाले जो हैं प्रख्यात हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का पक्ष लिया, लेकिन स्वयं द्विवेदी जी ने इस पद्धति को अपने ग्रंथों में स्थान नहीं दिया, अतः यह प्रचलन में नहीं रहा। इस पद्धति में समाज शोषक एवं शोषित वर्गों में विभाजित हो जाता है। अतः इस सिद्धांत के आधार पर साहित्य के इतिहास की व्याख्या करना असंगत एवं अनुचित है। कमाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का पक्ष तो लिया है, लेकिन स्वयं इस पद्धति को अपने ग्रंथों में स्थान ही नहीं दिया है, तो फिर औचित्य ही क्या रह गया है। अब नेक्स्ट है विधेयवादी पद्धति। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में विधेयवादी पद्धति का जो है विशेष महत्व है। विधेयवादी पद्धति अंग्रेजों के पॉजिटिविज्म का हिंदी अनुवाद है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत असंबद्ध तथ्य एकत्र किए जाते हैं। इसके अनुसार साहित्य की व्याख्या विवेचना भौतिक विज्ञान की प्रणालियों से
कार्य कारण मीमांसा के आधार पर करनी चाहिए। इस पद्धति के जनक फ्रांसीसी विद्वान बेनतेन महोदय माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 भागों में बांटा: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट महत्वपूर्ण पद्धति जो है वो विधेयवादी पद्धति है और विधेयवादी पद्धति के जनक हैं फ्रांसीसी विद्वान बेनतेन। बेनतेन ने विधेयवादी पद्धति को 3 भाग में डिवाइड किया, जिसमें प्रथम जाति, सेकंड वातावरण और थर्ड क्षण विशेष है। इनका मानना है कि किसी भी साहित्य इतिहास को हृदयंगम करने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, सामायिक परिस्थितियों का विश्लेषण जो है वो बेहद आवश्यक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में यह पद्धति हिंदी के सिरस्थ एवं मूर्धन्य समालोचक एवं प्रौढ़ साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अपनाई गई। आचार्य शुक्ल ने इतिहास को परिभाषित करते हुए अभिमत प्रकट किया वह इस पद्धति को सरोकार रखता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों का सामंजस्य सामाजिक एवं परिस्थितियों के साथ करते हुए लिखना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आगे पार्ट 4 में पढ़ेंगे।